टाडा एक्ट एक ऐसा एक्ट जिसे 1985 में बनाया गया और 1995 में ख़त्म कर दिया गया। जी हाँ, वही टाडा एक्ट जिसके चलते संजय दत्त को 5 साल की सज़ा हुई। जी हाँ, वही टाडा एक्ट जिसने 1993 में मुंबई ब्लास्ट के आरोपियों को सज़ा दिलाई। जी हाँ, वही टाडा एक्ट जिसमें बाद में आगे चलकर राजनीतिक पार्टियों का और सुप्रीम कोर्ट की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, वही टाडा एक्ट जिसका कन्विक्शन रेट सिर्फ और सिर्फ 2% था। जी हाँ, वही टाडा एक्ट जिसने संजय दत्त की आधी ज़िंदगी केस और मुकदमे और हाई कोर्ट के चक्करों में ख़त्म कर दी। जी हाँ, आज आपसे बात कर देंगे उस टाडा एक्ट के बारे में, क्या था, क्यों बनाया गया था और कैसे इसको ख़त्म करना पड़ा और क्यों ख़त्म करना पड़ा। जी हाँ, तो आपसे बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, वो टाडा एक्ट जिसमें ज़मानत लेना बहुत ही मुश्किल था और पुलिस किसी भी ठोस सबूत के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी और उसको 1 साल तक सज़ा का प्रावधान था बिना किसी ठोस सबूत के। जी हाँ, टाडा एक्ट का मेन उद्देश्य गैर कानूनी गतिविधियों और आतंकवादी गतिविधियों और गैर कानूनी एक्टिविटी को और उनसे निपटना था, लेकिन आगे चल के इसका बहुत ही मिसयूज़ हुआ क्योंकि पुलिस के पास पूरा अधिकार था। वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार कर सकती थी और उसको जेल में बंद कर सकती थी और उसके लिए बेल का भी बहुत सख्त प्रावधान था। उसमें बेल नाम मात्र के बराबर थी, उसमें बेल बिल्कुल नहीं होती थी और उसको फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता था और इसके जो कोर्ट ट्रायल चलते थे वो भी बहुत सीक्रेट तरीके से चलते थे। नॉर्मल जैसे आम दिनों में हम देखते हैं कोर्ट ट्रायल चल रहा होता है, तो वो ऐसे नहीं चलते थे कोर्ट ट्रायल, इनके बहुत सीक्रेट तरीके से चलते थे कोर्ट ट्रायल। और दूसरी बात इसमें, जैसा कि आपको पता ही है कि पुलिस के पास दिया हुआ कन्फेशन कोर्ट में वैलिड नहीं माना जाता है, पर टाडा एक्ट में पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन कोर्ट में मान्य था और पुलिस कुछ भी उनसे मार पीट कर या किसी भी तरीके से उगलवा लेती थी, कन्फेशन करवा लेती थी और फिर उसको कोर्ट में वैलिड मान लिया जाता था। तीसरा, पुलिस के पास पूरा अधिकार था कि आरोपी की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है और इसके साथ ही जो आरोपी था उसको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, क्योंकि इसमें जो आरोपी था उसको अपने बेगुनाह साबित करने होते थे, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसा नहीं था कि पुलिस को कानून सिद्ध करना है, मतलब पुलिस को आरोपी को सिद्ध करना है कि इसने ये जुर्म किया है, ऐसा नहीं था उसमें। और पर पुलिस पर उस कानून को सिद्ध करने का, आरोप साबित करने का कोई जोर नहीं होता था, क्योंकि पुलिस के पास तो अथॉरिटी थी, बिना ठोस सबूत के पुलिस किसी को भी उठा सकती थी। और ऐसा ही कुछ संजय दत्त के केस में हुआ। 19 अप्रैल 1993 में संजय दत्त को TADA और आर्म्स एक्ट दोनों के तहत गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनका नाम CBI द्वारा बनाई गई चार्जशीट में दाखिल था और जिसमें उसके अलावा 189 मतलब 189 और आरोपी थे जिनके नाम उसमें दर्ज थे। संजय दत्त पर ये आरोप था कि उनके पास 3 AK-56 राइफल्स, 25 हैंड ग्रेनेड और एक 9mm की पिस्टल और कुछ कारतूस अपने पास रखे हुए थे, जो कि पुलिस को शक था कि ये धमाकों के समय यूज़ किए गए थे और इनकी सप्लाई टेरर से जुड़े हुए लोगों ने की थी। तो पुलिस के सामने संजय दत्त ने ये कबूला था कि उनके पास हथियार तो थे, लेकिन ये भी कबूला था कि उन्होंने इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया और ये हथियार उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तैयार रखे थे। और ये भी कहा था कि जब बाबरी मस्जिद के बाद उनके पिता को बहुत सारी धमकियां आने लग गई थी, जो कि उनके पिता सुनील दत्त एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन थे, और टाडा एक्ट के तहत चलते ही संजय दत्त को सेक्शन 5 के तहत लगे चार्जों को भी बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी।
और इसके बाद कई बार उनकी जमानत भी हुई, लेकिन जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने संजय दत्त के ऊपर जो टाडा एक्ट था उसको हटा दिया था, उसको सिरे से खारिज कर दिया था और उनको आर्म एक्ट में 5 साल की सज़ा हुई और जिसमें कई बार उनको जमानत भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर 5 साल की सज़ा के बाद उन्हें 2016 में रिहा कर दिया गया। तो मेन जो बातें थी संजय दत्त के केस की वो ये थी कि कोर्ट ने संजय दत्त को आतंकवादी साजिशों और आतंकवादियों से जुड़े मामलों में बरी कर दिया था। उन्हें केवल अवैध हथियार रखने के जुर्म में दोषी पाया गया था और 5 साल की सज़ा भी हुई थी। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बार बार बात उठाई गई, क्या संजय दत्त को जो उनका सेलिब्रिटी स्टेटस है उससे उनको कुछ राहत मिल सकती है, या फिर ये जो कोर्ट ने अपना फैसला सुना है ये बिल्कुल निष्पक्ष फैसला था। इस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई और उन पर बाद में जो उनकी बायोपिक पे फिल्म बनी संजू, उसमें भी इस सीन को दिखाया गया है जो कि संजय दत्त के केस हुआ था उसके बारे में बताया गया है, जो कि एक बहुत ही देश का एक चर्चित अपराधी मामला बन चुका था, जिसके चलते टाडा के सख्त प्रावधानों के बावजूद भी उन्हें न्यायिक छूट मिली और अंतिम रूप से सिर्फ आर्म्स एक्ट में सज़ा मिली और दोषी करार दिया गया। और ऐसे ही नहीं, सिर्फ संजय दत्त ही नहीं बल्कि और भी कुछ सेलिब्रिटीज़ और कुछ राजनेताओं पर भी टाडा एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए और फिर जिनका सामना उनको करना पड़ा था। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो टाडा एक्ट में टोटल 76,000 से भी ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उनमें से 95% लोग बरी हो गए और सिर्फ 2% लोगों को सज़ा सुनाई गई थी। और इसको आगे चल के ऐसा भी कहा गया कि ये जो टाडा एक्ट है इसमें मानव अधिकारों के खंडन बताया गया और कई बार इसे राजनेताओं और सुप्रीम कोर्ट की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था और जिसके कारण इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। कानून को मुख्य रूप से 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में शामिल लोगों जैसे अबू सलीम, मुस्तफ़ा दोसा और माफिया के और बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स जिनके नाम इसमें नामजद थे और कुछ कश्मीर के राजनेताओं के नाम भी थे, से जो भी इसमें जिनके खिलाफ कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट ही नहीं दाखिल की गई थी, कई लोगों के कोई ट्रायल ही नहीं चले इसमें, तो उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया था बाद में। और पर संजय दत्त का जो ये केस था वो इतना, पर संजय दत्त की छवि और बॉलीवुड में उनकी लोकप्रियता के कारण लोगों ने उन्हें बहुत सराहा और जेल में जाने के बावजूद भी उनके कैरियर पर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि और उसके बाद भी उनके बहुत सी फिल्में आई और बहुत सारे सिंगर्स ने, अब जैसे पंजाब का एक सिद्धू मूसेवाला सिंगर है उसने भी अपने गाने में उनका जिक्र किया। तो ऐसे चल के उनकी छवि पर इतना कुछ गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। साल 1995 में टाडा एक्ट को एक बहुत ही नकारात्मक रूप से देखा जा रहा था और बहुत ही विवादित बयान बन चुके थे इसके चलते संसद में इसका बहुत मुद्दा उठाया गया और इसको सीरियसली और इसको आगे ना बढ़ाने का फैसला लिया गया था, क्योंकि इसमें मानवाधिकारों की बहुत सारी उल्लंघना हो रही थी और इसका बहुत सारा मिसयूज़ भी हो रहा था। और इसके चलते टाडा के कई कानून मानते हुए इसको कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा था, उसका क्योंकि दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसको एक जाति समुदाय के रूप में भी देखा जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंगानाथ, जो कि उस समय के सुप्रीम समुदाय के रूप में देखा जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंगानाथ मिश्रा ने संसद को एक पत्र लिखा और उसको टाडा को पूर्ण रूप से ख़त्म करने की बात कही और जून 1994 तक उसमें 76,000 से अधिक लोगों को टाडा के तहत गिरफ्तार भी किया गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और फिर इसको पूर्ण रूप से 1995 में ख़त्म कर दिया गया। 1999 तक 76,000 से अधिक लोगों को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सिर्फ 25% मामलों में ही सिर्फ चार्जशीट दाखिल हो पाई थी और 35% मामलों में तो चार्जशीट भी नहीं बनी थी और उनका ट्रायल भी नहीं हुआ था। और इसमें 95% लोगों को बरी कर दिया गया था।
सिर्फ 2% लोगों को सज़ा मिली और भारत में इसका बढ़ते विरोध के कारण कानून को 1995 में आगे नहीं बढ़ाने दिया गया और इसका प्रस्ताव संसद भवन में पास हो चुका था। और इसके हटने के बाद हजारों अंडर ट्रायल कैदी जेल में रहे और फिर भारत सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए बाद में पोटा 2002 और UAPA 2004 जैसे नए कानून को जगह दी, लेकिन टाडे जैसे सख्त कानून के विरोध प्रदर्शन कुछ समय तक चलता रहा था। और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।